नमस्ते छात्रों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमोल डोंगरे। आज हम पढ़ने वाले हैं विषय हिंदी कक्षा 10वीं भाषा अध्ययन। हम आज पढ़ने वाले इसमें कारक आपको 9 कक्षा और 10 कक्षा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, परीक्षा में ये हमेशा आता है। तो आज हम कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और ये हम इसको कैसे सीधे तरीके से या फिर सरल तरीके से हम इसको छुड़ा सकेंगे और समझ सकेंगे, यह आज हम इस कक्षा में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे हम कारक कहते हैं। परिभाषा आपको समझ में आई होंगी, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक सरल वाक्य हमने लिया है और वाक्य में जो क्रिया होती है तो उस क्रिया का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने वाला जो शब्द होता है वह होता है कारक। और भी इससे सरल तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ देखिए, आप क्या लिखा है यहाँ पे, तो लड़का छत जमीन गिर पड़ा। मैं रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ, लड़का छत जमीन गिर पड़ा। वाक्य पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये वाक्य सर सही नहीं है, ये वाक्य थोड़ा गलत है, इसमें कुछ तो भी बदलाव होना चाहिए या फिर इसमें कुछ थोड़ा सा जोड़ना चाहिए ताकि ये इसका जो ये वाक्य जो है ये अर्थपूर्ण हो। लेकिन ये वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है, इसमें जो नहीं है, जो मिसिंग है, वही है कारक। अब समझ में आया कि कारक का क्या महत्व है और कारक कितना महत्वपूर्ण रहता है वाक्य को पूरा करने में, उसका जो अर्थ है वो पूरा करने में। तो देखिए, ये वाक्य इस तरह हो सकता था कि लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे से और यहाँ पे जमीन पर गिर पड़ा। अब देखिए कि अब वाक्य अब जब आप पढ़ेंगे तो ये अर्थ पूर्ण, इसका यानी कि अर्थ सहित आपको मालूम होगा कि देखिए, लड़का छत से जमीन पर गिर पड़ा। समझ में आया? पहले हमने वाक्य में से कारक निकाला था तो वाक्य का अर्थ ही पूर्ण नहीं हो रहा था। अब जब हमने कारक को उसमें शामिल किया, जोड़ा, तब वाक्य का जो अर्थ है वो पूरा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कारक के 8 भेद है। कारक के कितने भेद है? कारक के 8 भेद है। कौन से? तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठवा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और 8वां संबोधन कारक। संबोधन यानी कि बुलाना किसी को। ठीक है, तो ये हो गए कारक के 8 भेद। अब ये इसको हम कैसे याद रखें कि कौन सा जो कारक है वो कौन से इसमें आएगा। तो एक शॉर्टकट यहाँ पे आपको लिख के दिया है कि इसको याद ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए के द्वारा, अपदान से, संबंध काके की, नाने नी, रारे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अजी। इस तरह अगर आप याद करेंगे, दोहराएंगे बार बार तो ये आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में आपको ये एकदम सरल तरीके से आप इसको याद रखकर कोई भी कारक का भेद आप छुड़ा सकेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझाना कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, जो यहाँ पे गिर पड़ा, ये 2 यहाँ पे संयुक्त क्रिया आई है, तो ये है क्रिया, तो इसका संबंध जमीन, छत और लड़का, इसे जोड़ने वाला जो शब्द है वह है कारक। जैसे से और प। जैसे कौन गिर पड़ा, तो लड़का गिर पड़ा। कहाँ से गिर पड़ा, तो छत से गिर पड़ा, है ना, जमीन से गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा। तो ये सारे जो शब्द है ये
गिर पड़ा यानी कि ये जो क्रिया है इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं और ये संबंध जो स्थापित करते हैं वो है पर और से। ठीक है, इतना समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। अब हम देखेंगे कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की परिभाषा क्या होगी? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब हमें यहाँ परिभाषा को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कहा गया है कि संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना? संज्ञा क्या होती है आपको ये पता है। उसके बाद सर्वनाम, जो भी संज्ञा के जगह हम उसे इस्तेमाल करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है ना, क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ हम जब उदाहरण देखेंगे तो हमको परिभाषा सरल या फिर समझ में आएंगी कि महेश ने किताब मांगी। यहाँ जो है महेश जो करता है, ये कर्ता होने के साथ महेश यहाँ पे एक इस वाक्य में कार्य करने की भूमिका निभा रहा है ना? तो महेश यहाँ पे कार्य कर रहा है, ठीक है? तो महेश कार्य कर रहा है, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, यानी कि क्रिया करने का बोध महेश के द्वारा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ जो है मांगी क्या है? ये क्रिया है और किताब और महेश ये दो शब्द के बीच जो संबंध प्रस्थापित हुआ है या फिर मांगी, जैसे महेश ने मांगी है ना, क्या मांगी? तो किताब मांगी। ये अन्य शब्द क्रिया जो है क्रिया के साथ क्या बना रहे हैं? संबंध जोड़ रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये जो कारक चिन्ह है, इस कर्ता कारक का जो चिन्ह है वो है ने। तो ये जो ने है ये हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक इसलिए क्योंकि ये कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर सर्वनाम के साथ आएगा या तो कर्ता के साथ आएगा, ठीक है? तो कर्ता के साथ आने से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये कर्ता कारक हो जाएगा। या फिर इसमें ये भी कह सकते हैं हम कि महेश जो है कार्य करने का उस महेश के द्वारा बोध हो रहा है। यह स्थिति पता चल रही है कि महेश कार्य कर रहा है, इसलिए महेश के बाद जो आता है वह है हमारा कर्ता कारक चिन्ह ने। और ने ये प्रस्थापित करता है अन्य शब्दों के साथ, क्या करता है कि उसे बनाए रखता है, संबंध स्थापित करता है, इसलिए ने हो गया हमारा कर्ता कारक, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। छात्र ने, छात्र यहाँ पे करता है काम करने का बोध, यानी कि क्रिया करने की बोध कर रहा है, ठीक है? तो छात्र ने परीक्षा दी हमारा देना, दी यानी कि देना, ये हो गया हमारा क्रिया, ठीक है? तो परीक्षा और छात्र के बीच जो शब्द संबंध प्रस्थापित कर रहा है वो है ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो ने क्या हो गया? कर्ता के साथ भी लग के आया और ने ये क्या कर रहा है कि संबंध प्रस्थापित कर रहा है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने की क्रिया कर रहा है, इसलिए ये ने कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा कर्ता कारक हो गया। अब हम देखेंगे कर्म कारक, ठीक है? अब कर्म कारक यानी कि इसमें शब्द आया कर्म। क्या आया? कर्म। हमने इसके पहले देखा था कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे सकर्मक में और अकर्मक में देखा था हमने ना, कि कर्म क्या होता है, वाक्य में कर्म की क्या भूमिका होती है और वह कहाँ पे आता है, उसको हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम परिभाषा देखेंगे कर्म कारक की। तो परिभाषा क्या है कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया होने का फल होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। फिर से मैं परिभाषा को दोहराता हूँ। जिस वस्तु या व्यक्ति पर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जिस वस्तु या फिर व्यक्ति पर क्रिया होने का फल होता है, ठीक है, या फिर असर होता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको सरल भाषा में अगर हम समझाना है तो हमेशा कर्म कारक का चिन्ह है को, तो ये को हमेशा कर्म के साथ ही आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया होने का फल होता हो, असर होता हो, अभी यहाँ पे बोध होता था, यानी कि वो
कर्म कारक में कर्ता खुद क्रिया करता था, अभी क्रिया का जिस पर असर होता है ना, फल होता है, क्रिया का जिस पर असर होता है, फल होता है, वह हमारा बन जाएगा कर्म कारक। ठीक है, तो मास्टर जी ने, यहाँ पे मास्टर जी ये हो गया हमारा यहाँ पे कर्ता, तो मास्टर जी ने छात्र को, ये हो गया हमारा कर्म। ठीक है, तो मास्टर जी ने छात्रों को पढ़ाया, है ना। अब मैं यहाँ जो लिखा हुआ है को, यानी कि हमारा कर्म कारक, अगर मैं ये निकाल डालता हूँ तो बात बनती है क्या, देखो मास्टर जी ने छात्र पढ़ाया, नहीं होता है ना, तो मास्टर जी ने छात्र को पढ़ाया। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हमारा ये वाक्य अर्थपूर्ण होता है और ये बन जाएगा हमारा कर्म कारक। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे कि सतीश ने रवि को किताब मांगी। ठीक है, अब व्यक्ति पर भी कहा गया है, वस्तु पर तो हो गया है ना, व्यक्ति पर भी कहा गया है कि सतीश ने रवि को, है ना, रवि को किताब मांगी। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है, यहाँ पे को हमारा कर्म कारक होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अगला है करण कारक। ठीक है, तो करण कारक की हम परिभाषा देखेंगे कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नरेश डंडे से सांप को मारता है, यहाँ पे जो है परिभाषा पहले हमें समझनी पड़ेगी कि क्या कहा गया है कि कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, यानी कि जो वाक्य में कर्ता होगा वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करेगा क्रिया करने के लिए, क्रिया करने हेतु, वह हमारा क्या होगा कि करण कारक होगा। जैसे नरेश डंडे का इस्तेमाल हुआ है, कर्ता ने डंडे का इस्तेमाल किया है, तो ये हो जाएगा हमारा करण कारक। नरेश डंडे से सांप को मारता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, अध्यापक पेन से लिख रहे हैं, अध्यापक ने पेन का इस्तेमाल किया, ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा करण कारक, जिस साधन का हम इस्तेमाल करेंगे, जो करता है वाक्य में का, वह जिस सामान का या फिर वस्तु का उपयोग करेगा और उसके माध्यम से क्रिया करेगा, वह हो जाएगा हमारा करण कारक। इतना समझा आपको? ठीक है, अगला देखेंगे हम संप्रदान कारक, और इसका कारक चिन्ह है के लिए। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अब वाक्य में जिसके लिए क्रिया करने वाले हैं, है ना, वह जो है जो शब्द ऐसा महसूस कराएगा वाक्य में, उसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। वाक्य अगर हम देखते हैं तो बहुत सरल हो जाएगा। यहाँ पे वाक्य दिया है जयेश के लिए, यहाँ पे क्या दिया है, जयेश के लिए फल लाओ। अब किसके लिए? जयेश के लिए फल लाओ। और कहा क्या आ गया, यहाँ पे क्या दिया गया है कि जिसके लिए क्रिया की जाती है। यहाँ पे जयेश के लिए क्रिया की गई है ना, देखिए ना आप, जयेश के लिए फल लाओ, यानी कि क्रिया किसके लिए? लाओ। किसके लिए? तो जयेश के लिए फल लाओ, है ना। तो इसकी वजह से यह संप्रदान कारक हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि घर के लिए सामान लाओ। किसके लिए सामान लाना है? तो घर के लिए सामान लाना है, बराबर है, एग्जैक्ट। तो एक बार फिर से मैं परिभाषा को दोहराता हूं कि जिसके लिए क्रिया की जाती है उसका ज्ञान कराने वाली संज्ञा या फिर सर्वनाम रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे जयेश के लिए क्रिया कराने का बोध हो रहा है ये इस कारक चिन्ह से, और घर के लिए सामान लाओ इस कारक चिन्ह से ये मालूम होता है कि घर के लिए क्रिया की गई है, तो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। अब इसके जो बाकी के 4 जो भेद है वह हम अगली कक्षा में देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आप सभी को
समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।